सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज पहले करना है कार्डिनल एंड उसके बाद करना है ऑर्डिनल। मैं देखो हमेशा कैसे शुरू करती होती थी बेटा, ये वाला पॉइंट कि आपको निकालना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट चाहिए। ठीक है, हमें कंज्यूमर के लिए ऐसी स्टेज लेके आनी है जहां पे वो क्या फील करे, मैक्सिमम सेटिस्फाइड। लेकिन अगर याद होगा तो हम बोलते थे गिवन हिज इनकम एंड प्राइजेस, जो उसकी आमदनी है, जो चीजों के दाम है, वो उसी के साथ सेटिस्फाइड फील करे। लेकिन ये जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इसकी दो अप्रोचेज होती हैं। एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम क्या करते हैं? बेसिकली दिस इज योर चैप्टर 3, दिस इज योर चैप्टर 4 इन यूनिट 2। तो कार्डिनल में हम क्या करते होते थे बेटा, जो सेटिस्फैक्शन थी ना, उसको किस में कैलकुलेट किया जाता है? यूटिल्स, जो कि कार्डिनल नंबर्स कहलाए जाते थे। यूटिल्स जैसे कुछ भी खाया, 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, 4 यूटिल, इसमें ये है। लेकिन ऑर्डिनल में हम क्या करते होते थे? वी विल ओनली रैंक। आईसीज हमें दे दिए जाते थे। अगर मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बताऊं, ये याद आता है आईसी का मैप बनाते होते थे आप, तो मैं आपको बोलती होती थी जितना ऊपर आईसी उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो फिर इसका मतलब मैंने बोला रैंक करो जरा इसको। आपने बोला मैम 1 नंबर पे ये रहेगा, सेकंड पे ये, 3 पे ये। सो बेसिकली व्हेन यू रैंक योर सेटिस्फैक्शन, दैट इज ऑर्डिनल। और इसको रैंक करने के लिए मैंने कहीं भी बेटा यूटिल्स का यूज नहीं किया। तो अब हमने एक कार्डिनल समझना है, एक ऑर्डिनल समझना है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेटा पहले कार्डिनल। कार्डिनल के कुछ मिसलेनियस थ्योरी के पॉइंट्स हैं, वो आपको बुक में से देखने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि बॉन्ड्स के फीचर्स क्या है। हम सबको पता है बॉन्ड्स क्या होती हैं। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, एवरी बॉन्ड कैन बी सेटिस्फाइड, बॉन्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो यहां पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये पॉइंट पे आ जाओ एक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? सबसे पहले अपनी नेसेसिटी को पूरा करेगा, फिर कंफर्ट पे जाएगा, फिर लग्जरी पे जाएगा। तो ये पॉइंट वो वाला है। आपके लिए मेन जो इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर का मेन मुद्दा रहेगा, वो रहेगा यूटिलिटी की दो टाइप्स। कितने तरीके की यूटिलिटी होती है बच्चा? दो होती है यूटिलिटी। कौन से दो तरीके की होती है बेटा? एक मार्जिनल और एक टोटल। और अब मार्जिनल का मतलब हम सबको अब आता है, और हम इसमें बोलते थे एडिशनल सेटिस्फैक्शन। देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक अगला यूनिट खाने से और सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी। मार्जिनल का मतलब ही क्या है? एक अगली यूनिट खाने से और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। और यही मार्जिनल कॉस्ट में रहता है। एक अगली यूनिट बनाने से कॉस्ट क्या लगेगी, यही प्रोडक्शन में रहता है। एक अगली यूनिट लगाने से प्रोडक्शन कितनी होगी। मार्जिनल रेवेन्यू में भी सेम रहता है, एक अगली यूनिट बेचने से रेवेन्यू कितना आएगा। मतलब मार्जिनल का वर्ड इज एक अगला, वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता रहेगा कंसेप्ट। देन कम्स योर टोटल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? दैट इज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट्स। सारे यूनिट्स को खा के कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो अगर आपको याद आता है, हम एक इसके लिए एक स्केड्यूल बनाते होते थे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। पहली यूनिट खाने से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिलती थी, क्योंकि अभी हम भूखे हैं, तो इससे हम मिलेंगे 10 यूटिल। जितना ज्यादा आप उसी यूनिट को खाते जाओगे विदाउट एनी टाइम गैप, याद करो इसकी कुछ कंडीशंस थी। टाइम गैप नहीं होना चाहिए, सारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए, ठीक है, बंदा रैशनल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें लगेंगी। 8 6 4 2 0 -2। दिस इज मार्जिनल, दिस इज अगली यूनिट खा के एक्स्ट्रा कितना मिला।
जब आप इसको टोटल करते जाओगे, जब आप इसको टोटल करते जाओगे बच्चा, क्या निकलता जाएगा? ये टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब अगर मैं बोलूं इन दोनों में क्या फर्क है, 4th यूनिट खाके 4 यूटिल मिला, 4 यूनिट्स खाके 28 यूटिल मिला। टोटल में सारे ऐड हो जाते हैं, मार्जिनल में सिर्फ वो वाली यूनिट की बात होती है। फिर हमने 2 फॉर्मूलास किए थे, अगर याद आते हैं यहाँ पे बात। सबसे पहले हमने किया था, अच्छा मुझे ना टीयू निकालना है, टीयू का मतलब मुझे टोटल निकालना है। सो वेरी इजी, जहां तक का टीयू निकालना है वहां तक का एमयू को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कैलकुलेट टीयू 3, सो कौन सी मार्जिनल यूटिलिटी तक ऐड करोगे? 3rd तक ऐड करोगे। अच्छा मुझे दूसरा फॉर्मूला बताओ, अगर हमें मार्जिनल निकालना होता था तो मैंने आपको कैसे सिखाया था? टी यू एन माइनस, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट, नॉन सक्सेसिव का जो केस होता था। इसको हम और कैसे लिखते होते थे बेटा? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? ओके, टी यू एन माइनस 1 का मतलब डेल्टा टी यू, चेंज इन टी यू, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये हो गए आपके 2 फॉर्मूलास। फिर आप इसकी डायग्राम याद करो, फिर उससे हम रिलेशन करेंगे। ये किसकी डायग्राम है बच्चा? मार्जिनल की। बहुत बढ़िया, मार्जिनल की, क्योंकि टोटल तो नेगेटिव एरिया में जा नहीं सकता, तो कैसे पहचान आई कि ये मार्जिनल है? हाँ, तो फिर इसके साथ आपको याद है मैंने कुछ ऐसे करवा के बताया था। तो अब यहां पे हमें 3 रिलेशंस बनाने हैं। आपने अब यहां पे एमयू है और यहां पे टीयू है। एमयू की पहली स्टेज बताओ क्या हो रहा है, इस स्टेज में बताओ क्या हो रहा है। एमयू इज, देखे जरा क्या बोलोगे? पॉजिटिव एंड फॉलिंग। पॉजिटिव है, ये वाले एरिया की बात कर रही हूं बच्चा, ये वाले एरिया की बात कर रही हूं। एमयू पॉजिटिव है और गिर रहा है। इतने पे टीयू को क्या होगा बेटा? टीयू बढ़ेगा, बट गिरते हुए रेट के ऊपर। ये वाली बात याद है? अगर एमयू का रेट गिर रहा है, एमयू गिर रहा है तो टीयू का रेट गिर जाएगा। यहां पे याद करो, इतने पॉइंट में टीयू बढ़ जरूर रहा है, लेकिन टीयू का स्पीड कम है। ये देख लो, ये देख लो, 8 से बढ़ा, 6 से बढ़ा, तो टीयू बढ़ जरूर रहा था, लेकिन टीयू में बढ़ने की स्पीड स्लो थी। अच्छा दूसरी स्टेज क्या है बच्चा? mu becomes 0. At this time tu becomes maximum and constant. ये रहा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली स्टेज। तीसरी स्टेज याद करवाओ, mu is negative and इस टाइम पे tu will fall. So ये हो गया आपका रिलेशन। यहां पे देखिए, ये रहा एमयू, ये रहा टीयू। मैंने आपको बताया हमें 2 यूटिलिटी करनी होती है। और ये रहा आपका लॉ ऑफ डीएमयू। और लॉ ऑफ डीएमयू किसके ऊपर नहीं लगता? प्रेस्टिजियस गुड्स, मतलब गोल्ड, सिल्वर, गाड़ियां, लग्जरी, इस पे हम नहीं बोलेंगे जितना ज्यादा मिलेगा उतनी यूटिलिटी गिरेगी, हम नहीं बोलेंगे। उल्टा जितनी ये चीजें ज्यादा आती है उतना मजा ज्यादा आता है। हॉबीज के केस में नहीं लगेगा, क्योंकि हॉबीज को आप बार बार करना चाहोगे, आर्ट, पेंटिंग, हैबिट। एंड रिलेटेड गुड के केस में भी नहीं लगेगा। रिलेटेड गुड के केस का मतलब क्या था, मुझे बताओगे? रिलेटेड गुड का केस क्या था बच्चा? कॉम्प्लीमेंट्री हो या सब्स्टिट्यूट हो, उस केस में लॉ ऑफ डीएमयू नहीं लगता। कारण बता रही हूं, जब आपने ये स्केड्यूल बनाया उस टाइम पे यू आर एज्यूमिंग दैट कमोडिटी इज ओनली वन, सो यू आर इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ वाई। आप मान ही नहीं रहे कि वाई कुछ है। आप एक टाइम पे सिर्फ कितनी कमोडिटीज की बात कर रहे हो? 1। सो मतलब रिलेटेड गुड का केस तो आप इस चैप्टर में लेते ही नहीं हो। ना आपने सब्स्टिट्यूट माना, ना आपने कॉम्प्लीमेंट्री का केस माना, इसलिए वहां पे भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। अब ये किया हमने आगे, आपको ये वाली डायग्राम समझ में आती है? वेरी इंपॉर्टेंट।
सैचुरेशन पॉइंट बताइए कौन सा होता है? व्हेन MU बिकम्स 0 एंड TU बिकम्स, और ये रहे जो मैंने आपको रिलेशंस करवाए। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर सरप्लस। अब यहां पे ना मैंने आपको मेन लेक्चर्स में एक वन कमोडिटी केस करवाया था, हालांकि आपके मॉड्यूल का पार्ट नहीं रहता है वो, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे वन कमोडिटी केस करवाया था। लेकिन अभी आपको वो करने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक कैसे करना है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता क्या है? इट मीन्स कंज्यूमर इज इन गेन। और कंज्यूमर गेन में कब अपने आप को महसूस करेगा? जरा जनरली सोच के देखो, टेक्निकली नहीं। तो कंज्यूमर अपने आप को तब सोचेगा कि हाँ मैं गेन में हूं, कि मैं सोच के तो आया था मैं इतने पैसे दूं, लेकिन मुझे देने कम पड़े, तो मेरा तो फायदा हो गया। सो अब हम यहां पे ना जो डायग्राम बनाते हैं वो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ये डायग्राम। Now this is the curve of MUX in terms of rupees. अच्छा, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो जरा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा तोड़ के करो, इसका मतलब क्या है? मजा, सेटिस्फैक्शन, एक यूनिट की सेटिस्फैक्शन पैसों में, यही बना ना इसका मतलब मुझे मजा कितना आ रहा है पैसों में, यूटिल में नहीं। सो कहने का मतलब है मुझे मजा आया 10 रुपए का, मुझे मजा आया 8 का, मुझे मजा आया 6 का, मुझे मजा आया 4 का, 2 का एंड 0 का। मैम ये मजा गिर क्यों रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा जितना ज्यादा कमोडिटी को खाओगे उतनी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी, तो पैसे भी कम ही देना चाहूंगी उसके लिए। दिस बेसिकली कर्व्स टेल यू willingness to pay, और LOD भी अप्लाई हो रहा है। जितनी ज्यादा कमोडिटी बढ़ती जा रही है उतना आप पैसे कम देना चाह रहे हो। ये देखो ना, कमोडिटी बढ़ रही है उतनी आप पैसे कम दे रहे हो। बताओ पैसे कम क्यों दे रहे हो बच्चा? सेटिस्फैक्शन गिर रही है तो पैसे देने की इच्छा भी गिर रही है। लेकिन मार्केट में एक्चुअल प्राइस इज दिस and which remains to be constant. ये वाला जो आपने कर्व बनाया था, this is for price and price remains to be constant. अब यहां पे इंटरप्रेट करते हैं ये पॉइंट एक्चुअल प्राइस भी 4 है एंड देना भी कितना चाह रहे हो? 4। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब आएगा? घर से कितना सोच के आए थे कि कितने? 4, देने कितने पड़ रहे हैं? 4, सो यू आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे बताना जरा क्या हो रहा है, सोचो। अच्छा, कितने सोच के आए थे कितने दूंगा? 10, लेकिन देने कितने पड़े? गेन में हो? कितने गेन में हो? 6। अच्छा, कितने देने का सोच रहे थे, देने कितने पड़ रहे हैं? अगेन गेन में हो। 6 रुपए सोच के आए थे, देने कितने पड़ रहे हैं? दिस इज पॉइंट जो मैंने शेड किया है, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज गेन। गेन कब होता है? जब विलिंगनेस ज्यादा होती है एंड एक्चुअल प्राइस कम होता है। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे बताना जरा क्या हो रहा है। ये वाले पॉइंट पे कितना विलिंग हो देने के लिए? 2, एक्चुअल प्राइस कितनी है? सो तुम तो लॉस में हो, दिस इज लॉस का पॉइंट। सो हम यहां पे यही डायग्राम कर रहे थे। अब आपको डायग्राम समझ में आई? ये वाली लाइन क्या बता रही है आपको बच्चा? ये वाली लाइन क्या बता रही है? कि मैं कितने पैसा देना चाह रही हूं, जो कि विलिंगनेस गिरती रहती है, क्योंकि आप कभी भी एक कमोडिटी के लिए सेम मनी नहीं देना चाहोगे। और ये लाइन किसकी है? प्राइस। ये वाला एरिया किसका है? ये लिखा है इसका फॉर्मूला। व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। मैं देना चाहती हूं 10, देने पड़ रहे हैं 4, सो आई एम इन गेन। लेकिन अगर आपको यहां पे मेरा मेन पॉइंट एक और याद हो ना,
कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये कहाँ नहीं निकलता। दो कमोडिटीज के नाम देने हैं जहां कंज्यूमर सरप्लस हम निकालने में फेल हो जाते हैं, याद करवाओ जी। हाँ, निसेसिटीज, एक और था लग्जरीज। क्यों क्यों, व्हाट्स द रीजन? ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आया कि ना आप निसेसिटी में कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हो ना आप लग्जरी में निकाल सकते हो। सो व्हाट्स द रीजन? बिकॉज उसमें विलिंगनेस का नहीं पता, सब्जेक्टिव है। निसेसिटीज के लिए कई बार आप करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाओगे, सेम फॉर लग्जरीज। सो विलिंगनेस इनफाइनाइट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई वॉर की सिचुएशन आती है, जब कुछ ऐसा होता है तो क्या करते हो, तो आप कहते हो निसेसिटी दे दो, जितने मर्जी पैसे ले लो। लग्जरीज के लिए भी आप ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हो। तो जब विलिंगनेस ही नहीं पता तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालोगे? कंज्यूमर सरप्लस का पहला स्टेप क्या होता है, क्या निकालना है? विलिंगनेस पता होनी चाहिए। सो ये नहीं निकल पाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लिखा है आर्टिकल्स जो कि प्रेस्टिजियस हैं उसमें नहीं निकल पाता है, नेसेसिटीज के केस में भी ये क्या रहता है, इनफाइनाइट। इतना की है आपका कार्डिनल चैप्टर, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल है नहीं है। एनीथिंग बेटा जो इसमें रिपीट करनी है? कार्डिनल इज ओके, चलें आगे। चलिए अब आ जाइए ऑर्डिनल। बेटा ऊपर रख ले प्लीज। आ जाइए ऑर्डिनल वाला पार्ट। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑर्डिनल में क्या करना होता है, सेटिस्फैक्शन को रैंक करना है। मैं हमेशा इस चैप्टर की शुरुआत बेटा कैसे करती होती हूं कि ये दो पार्ट्स में बंटा है। एक अगेन आपकी विलिंगनेस का पार्ट है एंड दूसरा एक्चुअल है। विलिंगनेस वाला पार्ट आईसी बताता है, इंडिफरेंस कर्व, एंड एक्चुअल वाला पार्ट बजट बताता है। सो हमने पहले जो स्टार्ट किया था इट वॉज इन डिफरेंस कर्व। मैंने ना आपको ये बात बोली थी, इन डिफरेंस कर्व का टॉपिक करते हुए अपने दिमाग में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि कुछ भी कर लो लेकिन सेम लेवल ऑफ, हाँ, ये आपको बरकरार रखनी है इन एनी केस। अब आपको यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक करना था, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो हमने 3 केसेस में किया था। कुछ याद आ रहा है? देखो जरा, एक था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एक था इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एक थे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। हालांकि जो इक्विलिब्रियम ढूंढना है वो सिर्फ इस केस में होगा, क्योंकि ये वाले केस में और ये वाले केस में इक्विलिब्रियम फेल हो जाता है, नहीं निकल पाता। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से, उससे इम्परफेक्ट वाला केस जल्दी समझ में आएगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में टेक एग्जाम्पल, यहां पे मैं कॉम्बिनेशन लिखती हूं, यहां पे कोक, यहां पे पेप्सी, एंड यहां पे चलो चेंज बाद में। एक ना मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिया कि एक कोक का ग्लास ले लो एंड 10 पेप्सी के ग्लास ले लो, एक कॉम्बिनेशन दिया। आपको मेरा वर्ड कॉम्बिनेशन समझ में आता है? ये दोनों इकट्ठे हैं, मतलब मैंने आपको ये नहीं बोला एक कोक ले लो या 10 पेप्सी ले लो, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला आपको एक कॉम्बिनेशन मिला जिसमें क्या मिला, एक कोक एंड, लेकिन अब ना आपको मेरे को एक और कॉम्बिनेशन बना के देना है जिसमें कोक पेप्सी हो, लेकिन क्योंकि आईसी का टॉपिक है तो सेम लेवल ऑफ, हाँ, वो रखना पड़ेगा। अब आपने मेरे को यहां पे एक चीज क्लियर करनी है, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। परफेक्ट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? दोनों के टेस्ट में बिल्कुल फर्क नहीं है। सो क्या एक कोक का ग्लास इज इक्वल्स टू एक पेप्सी का ग्लास? क्या दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर है? यहां पे मानो मैंने एक कोक का ग्लास बढ़ा दिया, कितनी पेप्सी सेक्रीफाइस करूं कि सेम लेवल पे रहूं? एक। क्यों? 1:1 क्यों चला? सेम है। अच्छा सी बनाओ, यहां 3, यहां क्यों एक फिर क्यों? सेम है। देन डी 4 7।
अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे तो ये -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 आएगी। क्या मतलब बना -1? स्लोप का मतलब समझे? स्लोप का मतलब क्या होता है? एक एक्सिस पे आपको कोक लेना है एंड दूसरे पे पेप्सी, और मैंने आपको एक गोल्डन रूल्स में समझाया था स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई, जो वाई एक्सिस पे ले रहे हो उसका चेंज ऊपर आएगा और जो एक्स एक्सिस पे ले रहे हो उसका चेंज नीचे आएगा, और ये सेम आ रहा है। तो मैंने आपको एक कर्व में एक चीज बताई हुई है कि याद करो दोनों में रिलेशन कैसा है, अच्छा नहीं है तो नीचे आएगा डाउनवर्ड, स्लोप सेम है तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि कोई भी गुड जीरो नहीं है। दिस इज आईसी in case of perfect substitutes, but if I take this is imperfect substitute combination, but मान लो अब मैं ले लूं कोक और इधर ले लूं लिम्का, ठीक है, नाउ these are not perfect substitutes, टेस्ट में फर्क है। अब इसकी एक ग्लास ऑफ कोक की सेटिस्फैक्शन एक ग्लास ऑफ लिम्का के बराबर चलो अगेन मैंने तुम्हें एक कॉम्बिनेशन दिया 110, ठीक है, अब मैंने बोला एक और कॉम्बिनेशन लो जिसमें इसको बढ़ाना है, ठीक है, क्या मैं अब भी एक लिम्का सैक्रिफाइस करूंगी? अब ये सब्जेक्टिव है, चलो मैं अपना केस लेती हूँ कि ओके मेरे को कोक ज्यादा पसंद है, तो मैंने पता सामने वाले बंदे को क्या बोला कि तू मुझे एक ग्लास ऑफ कोक दे दे, इसके बदले में चाहे मुझसे 3 ग्लासेस ऑफ लिम्का ले ले। मैम लेकिन क्वांटिटी तो कम होगी, पहले 11 ग्लास थे अब 9 हो गए, मेरे को क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मुझे क्या मैटर कर रहा है, देखो मैंने क्या लिखा था, सेटिस्फैक्शन का लेवल मैटर करता है। मेरे को ना एक कोक के ग्लास ने इतनी सेटिस्फैक्शन दे दी जो 3 ग्लास ऑफ लिम्का देते थे, सो स्लोप क्या निकली -3/1। अच्छा आगे चलो, एक और कोक का ग्लास लेना है। अब देखो फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया था, जो चीज आ रही होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और जो जा रही होती है उसकी वैल्यू, तो पहले 3 सेक्रीफाइस किए थे अब 2, नाउ द स्लोप इज -2/1। अब एक ग्लास और बढ़ाने के लिए ओनली -1, दिस इज -1/1। कैसा है रिलेशन दोनों में, कैसा है, अच्छा है बुरा है? बुरा, कर्व किधर को जाएगा, नीचे को, लेकिन यहां पे क्या स्लोप कांस्टेंट है, नो, गिर रही है, और गिरने के केस में कन्वेक्स बनता है, कुछ याद आता है, दिस इज आईसी एंड दिस इज कन्वेक्स इन नेचर। कन्वेक्स क्यों गया, क्योंकि स्लोप गिर रही है, मैं यहीं पे ऐड कर दूं, स्लोप का नाम है MRS। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। गिर रहा है, और मैंने गोल्डन रूल्स में बताया था जब स्लोप गिरती है तो कन्वेक्स जाएगा। देखो इधर स्लोप सेम थी तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस किया था हमने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का, आपको याद है कुछ कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या किया था? हाँ, लेकिन वो एक ही स्केड्यूल से बन नहीं पाती, याद है ना? तो हमने उसमें क्या किया था हमने 2 तरीके के स्केड्यूल बनाए थे, मैंने आपको चैलेंज किया था कि मुझे बना के दो, जो आप फेल हो जाते हो हमेशा, है ना? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेफ्ट शू, राइट शू एंड स्लोप एक और बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लेफ्ट शू, राइट शू, स्लोप, और इधर बनाएंगे हम नीचे इसका कर्व, ठीक है? चलिए ध्यान से, एक ना मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिया, आपके पास एक लेफ्ट शू है और एक राइट शू है, ओके, तो आपके पास एक पेयर पूरा हो गया, ठीक है? अब मैंने बोला था कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे बना के दो, कॉम्बिनेशन बनेगा भी लेकिन सेटिस्फैक्शन भी बदलनी नहीं चाहिए, दोनों को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उस केस में पेयर बढ़ जाएगा, दोनों को गिरा नहीं सकते, पेयर
कम हो जाएगा। मैंने आपको फिर इसमें क्या बताया था, एक शू को बढ़ा दो, दूसरे को सेम रखो। इससे क्या बना, दोनों में ही एक पेयर पूरा है, सेटिस्फैक्शन का लेवल नहीं बदलेगा। ए कॉम्बिनेशन में कितना पेयर है, एक। आपको जो एक एक्स्ट्रा लेफ्ट शू मिला इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये बताया था। तो 3 1 4 1, अगर आप ये चारों में देखोगे तो आपके पास एक ही पेयर पूरा है, सब में सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम है। एक्स्ट्रा लेफ्ट शू आपको कुछ नहीं दे रहा एंड स्लोप नहीं निकल पाएगी, क्यों नहीं निकल पाएगी, ये वाई एक्सिस पे जाएगा और ये एक्स एक्सिस पे जाएगा एंड डेल्टा वाई इज 0, न्यूमिरेटर इज 0, तो स्लोप नहीं निकल पाएगी। अब हमने लेफ्ट शू को हिलाया, अब हम राइट शू को हिलाएंगे। 1 2 1 3 1 4, इसमें भी स्लोप नहीं निकल पाएगी, कारण अब ये जाएगा, चलो आप इसको सेम भी रख सकते हो, अगर इसको y पे रखोगे इसको x पे रखोगे तो डेल्टा x 0 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, तो ये तो इनफिनाइट आ गई, तो इस केस में स्लोप नहीं निकल पाती। फिर मैंने आपको बोला था दोनों से मिला के एक कर्व बना देना, यहां लेफ्ट शू एंड यहां राइट शू, 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले इसको यूज करो, 1:1, लेफ्ट शू कितना है 2, लेफ्ट शू 2 राइट शू 1, लेफ्ट शू 3 राइट शू 1, ये एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। इट मीन्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में जो आपका आईसी बनता है दैट इज एल शेप। तो इसमें ना कोई आपको टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आना, उन्होंने डायरेक्ट ही पूछना है एल शेप किस में होता है या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है। आपको किसी ने नहीं पूछना कि लेफ्ट शू में क्या होगा, राइट शू में क्या होगा, वो नहीं कोई यहां पे पूछेगा। ये हो गए 3 आईसीज। अब कुछ करते हैं आईसीज की प्रॉपर्टीज, जिससे आपका आईसी का टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज में पहला इज this is indifference map. Indifference map means in which there are many ICs and इसी में हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, higher the IC higher the level of, मतलब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि 1 2 3 4 में आप क्या चाहते हो, सो यू विल गो फॉर फर्स्ट, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही। एंड जब आप किसी एक आईसी के लिए पार्शियल हो जाते हो क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप उसी को बोलते हो कि यू आर गेटिंग मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। बेसिकली मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि पार्शियल हो रहे हो। पार्शियल हो क्यों रहे हो, क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। एक ये था। फिर उसके बाद जो मेन यहां से मुझे बात करनी थी, कैन 2 आईसीज इंटरसेक्ट विद ईच अदर। सो हमने वहां पे ये बात की थी, इट वाज लाइक दिस कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा। 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो, दिस इज IC1, दिस इज IC2, A B C D। Talk about IC1, A is equals to B, is that okay? Talk about IC2, C is equals to D। आपको ये लाइन समझ में आई मैंने क्या लिखा, एक आईसी पे मिलने वाली कॉम्बिनेशंस का सेटिस्फैक्शन। अब ना ये वाला पार्ट उठाओ, अगर मैं तुमसे पूछूं सिर्फ इस वाले पार्ट में बात करना, ये IC2 एंड ये IC1 है, which IC you want? You will say ma'am I want IC2 because ma'am C is greater than A, ऊपर है ना, लेकिन C किसके बराबर है, D, A किसके बराबर है, क्या ये भी पॉसिबल है? ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये। सो इट मीन्स अगर मैं एक रैशनल कंज्यूमर से पूछूं कि बताओ कौन सा आईसी चाहिए, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। आप बोलते हो हाफ आईसी में आई नीड IC2
एंड हाफ पार्ट में आई नीड IC1। मैंने बोला ये दिस इज नॉट पॉसिबल, 2 किश्तियों में सवार हो रहे हो, यू हैव टू पिक वन। आप कहते हो मैम नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट क्या आप इसमें क्लियर हो व्हाट यू वांट? सो अगर 2 ICs इंटरसेक्ट कर गए तो कंज्यूमर को अपनी विलिंगनेस ही नहीं पता, तो इक्विलिब्रियम क्या ढूंढेगा? तो हम बोलते हैं 2 ICs कैन नेवर intersect each other and this property is transitivity of choice। बाकी की प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार IC का टॉपिक देखो, फिर मैं आपको कंज्यूमर का करवाऊं। क्या आपको ये वाली डायग्राम अब समझ में आ रही है? देन ये कुछ एजम्पशंस हैं, ये कुछ मैंने जो आपको बताई, ओके। ये प्रॉपर्टीज, एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ के देखना। हमारा IC नीचे को आता है, क्यों नीचे को आता है? ड्यू टू हमारा IC कभी भी कन्वेक्स रहेगा, मोनोटोनिक रहेगी एंड नो गुड कैन बी जीरो। हम सारी कर चुके हैं। फिर मैंने आपको 3 केसेस में MRT करवाया है, अगर आपको याद आ रहा है। एक तो आपका MRT गिरता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक तो मैंने ये करवाया, दिस इज इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ये। लेकिन मैंने फिर बोला 2 और सिचुएशंस हैं। कौन सी हैं 2 और? एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट एंड एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट सब्सटीट्यूट समझ में आया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया, ये IC का टॉपिक है। आइए प्लीज बजट लाइन पे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ विलिंगनेस देखी, नाउ वी हैव टू सी कंज्यूमर का बजट। बजट के लिए हम एक एग्जाम्पल करते होते थे क्लास में, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास इनकम है 20 रुपए। अब आपको इनकम देखनी पड़ेगी क्योंकि अब आप बाजार में जा रहे हो, ठीक है। एक गुड है यहां पे कोक एंड यहां है पेप्सी। ये है 4 रुपए का और ये है 2 रुपए का। अब आपने मेरे को यहां पे कॉम्बिनेशन बना के देने, बट यहां पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डजंट मैटर, बिकॉज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज अ कंडीशन ऑफ IC, not budget line. So we'll start from 0 and 10. Is this possible? Can any good be 0 here? Yes, because यहां पे कोई भी कॉम्बिनेशन सिर्फ तुम्हारे बजट में होना चाहिए। मुझे यहां पे सेटिस्फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। B, मान लो अब इसके मुझे 1 गुड बढ़ाना है, 1 गुड बढ़ाना है, तो इसके मुझे कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? मजबूरी कितनी है? 2 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्यों क्यों क्यों? सोचो गर्ल्स, सोचो। कोक कितने का है? 4 रुपए का। पेप्सी कितने का है? एक 4 रुपए का गुड लेने के लिए 2 रुपए वाले 2 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट माई विलिंगनेस, ये मेरी मजबूरी है। अच्छा आगे चलना। सी में बताओ, एक और लेने के लिए 2 और, फिर 2 करने पड़े। रीजन 3 4, E 4 2, F 2, गलत हो रहा है, 5 0। Can any good be 0 here? Yes. So when we calculate budget here, here will be Coke and here will be Pepsi. दोनों में रिलेशन इज नेगेटिव, कर्व विल कम डाउन, बट यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप विच विल कम आउट टू बी सेम. Why it is same? Because prices are constant and this is like this. क्या ये x एक्सिस एंड y एक्सिस को टच करेगी? y 0 हो रहा है एंड इसकी जो रेशो है हम क्या बोलते हैं उसको? MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज. ये बनी आपकी बजट लाइन. मतलब इसके अंदर अंदर रहना है, इसके बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इसके बाहर का मतलब कॉम्बिनेशन इज नॉन अटेनेबल. MRE निकालने का एक फॉर्मूला तो स्लोप का ही है, विच इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x. बट अगर आप एक गुड का प्राइस एंड दूसरे गुड का प्राइस का रेशो कर लो
तब भी MRE निकल आता है। क्या मतलब 2/1 का 4/2 कर लोगे तब भी तो 2/1 निकल आएगा। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। नेगेटिव साइन पक्का लगेगा बिकॉज माइनस साइन रिप्रेजेंट्स इनवर्स रिलेशन, वो तो है ही है। फिर अगर आपको यहां पे याद होएगा तो मैंने दो इक्वेशंस करवाई थी, एक बजट सेट की और एक बजट लाइन की। लाइन का मतलब पूरी इनकम खर्च होनी चाहिए, सेट का मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। सो P1 X1 P2 X2 should be equal to your M. What do you mean by M? Income. And what is this? This is expenditure on good 1. This is expenditure on good 2. बजट सेट में क्या आएगा? P1 X1 P2 X2 इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। M मीन्स इनकम। इक्वेशन समझ में याद आती है? ठीक है, ये रहा आपका बजट का पॉइंट, ये रही पहली इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन और ये रही MRE का फॉर्मूला। तीन फॉर्मूलाज जो मैंने करवाए। क्या अब ये डायग्राम समझ में आ रही है? ओके, स्लोप अगेन, एंड अब आ गया लास्ट पॉइंट एंड दैट इज इक्विलिब्रियम। टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम नाउ यू हैव टू कंबाइन दीज टू कंसेप्ट्स। कौन से दो कंसेप्ट्स आपको इक्विलिब्रियम के लिए कंबाइन करने पड़ेंगे? ये कौन है? ये कौन है? बजट लाइन। और ये कौन है? और हम इसमें क्या करते होते थे, याद करो। ये आपका ए बी कॉम्बिनेशन है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी एंड एच। अब मैंने बोला जरा ढूंढो इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आएगा। खरीदना तो एक है डी पे, वी ऑल नो दैट, है ना। लेकिन उसकी हम क्या एक्सप्लेनेशन करते होते थे? पहले बताओ 1 2 3 फर्स्ट आईसी खरीद पाओगे? क्यों नहीं? बजट के ऊपर है तो ये नहीं खरीद पाओगे, मैंने डिलीट कर दिया। सी एंड ई कॉम्बिनेशन भी नहीं ले पाओगे। हालांकि जी आपके बजट में है, लेकिन क्यों नहीं लेना? इनकम पूरी खर्च नहीं हो रही, देखो बजट लाइन के अंदर है, तो मैंने ये भी इरेज कर दिया। बचे 3 एफ डी एच, तीनों पे मेरी विलिंगनेस एंड एक्चुअल मैच खा रहा है। विलिंगनेस का मतलब आईसी पे है ये तीनों पॉइंट्स, ध्यान दो, ये भी आईसी पे है, ये भी आईसी पे है, ये भी आईसी पे है, तो आईसी मींस माय विलिंगनेस। तीनों मेरी विलिंगनेस का पार्ट और तीनों ही बजट लाइन के ऊपर भी हैं, तो तीनों में इनकम भी पूरी खर्च हो रही है, लेकिन मुझे खरीदना तो एक है। सो विच वन आई चूज? आई विल चूज डी बिकॉज इट इज ऑन हायर आईसी। ये आईसी 2 के ऊपर है, और हम ये हायर आईसी ना बोलते हुए हम टेंजेंट वर्ड इसमें यूज करते हैं। सो कुछ कंडीशंस जो हमने यहाँ पे की थी, इट इज MRS इज इक्वल्स टू MRE। MRE की जगह PX/PY भी लिखा जा सकता है। दूसरा, योर बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए टू आईसी, इनकम पूरी खर्च होनी चाहिए एंड आईसी कन्वेक्स होना चाहिए। अगर आप यहीं पे देखोगे आईसी कन्वेक्स क्यों होना चाहिए, अब अगर अभी आपको ध्यान है, आपने ये एक आईसी किया था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का, तो आप क्यों कंडीशन लगा रहे हो कि आईसी कन्वेक्स ही होना चाहिए? ये आईसी था स्ट्रेट लाइन, जो अभी मैंने आपको कोक और पेप्सी के केस में करवाया। मान लो ये आईसी और ये बजट लाइन है, निकला इक्विलिब्रियम? है ही नहीं। सो आईसी शुड बी कन्वेक्स। अच्छा, एक वो एल शेप वाला भी कर लो, ये लो, तो 2 पॉइंट पे आ रहा है। 2 पॉइंट कभी भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकते, इसीलिए हम वो थर्ड कंडीशन लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम सिर्फ तब निकलेगा अगर आईसी कन्वेक्स होगा। अगर स्ट्रेट लाइन होगा, एल शेप होगा, तो नहीं निकल पाएगा। ये है आपका ऑर्डिनल का चैप्टर। आपको ये वाली डायग्राम अब समझ में आनी चाहिए। इज दैट ओके? सो ये आपकी यूनिट 2 खत्म हो जाती है। यूनिट 3 कंबाइंस ऑफ 4 चैप्टर्स। एक बार देखना प्लीज। सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. So we will be doing production in next lecture.
ठीक है। सप्लाई बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डिमांड के जैसा है, सेम टू सेम, फिर भी आप रीड कराना, कल का दिन है आपके पास, मैं आपके सप्लाई के डाउट्स ले लूंगी इफ कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना हुआ, बोथ फ्रॉम सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बिकॉज अब हमारा मेन जो मुद्दा है करने का वो प्रोडक्शन है, हमें प्रोडक्शन समझना है, ठीक है। इज दैट ओके? सो विल बी डूइंग प्रोडक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।